हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। डाइवर्जेंस थ्योरम और डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस हमने समझ लिया था, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना भी हमने सीख लिया था। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारी लेक्चर सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 30। डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर एट दिस पॉइंट इज। अगर हम वेक्टर को देखें, डाइवर्जेंस तो वेक्टर का ही कैलकुलेट होता था ना। अगर हम वेक्टर को देखें तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो हमने समझ लिया था ना कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, तो जो भी आई कैप के साथ आ रहा होगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, मींस डेल बाई डेल एक्स होगा एक्स, प्लस जो भी जे कैप के साथ में आ रहा होगा वाई आ रहा है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, प्लस जो भी जे के कैप के साथ में आ रहा है जेड आ रहा है उसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा। और ये क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 + 1 + 1। अच्छा, यहां पर अगर कोई एक्स वाई जेड रहा तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करेंगे ना इसमें, बट ये तो कांस्टेंट वैल्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन ही नहीं रहा, तो 3 वैल्यू बन करके आएगी। तो आप कह सकते हो ये डाइवर्जेंस इस वाले वेक्टर फील्ड के लिए एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होता हर पॉइंट पर 3 होगा, मींस स्पेस के हर पॉइंट से ये वाला वेक्टर डाइवर्ज कर रहा होगा। और कितने अमाउंट के साथ डाइवर्ज कर रहा होगा, ये डाइवर्ज कर रहा होगा 3, और ये डाइवर्जेंस होता है ना पर यूनिट वॉल्यूम कितना डाइवर्ज कर रहा है, तो आप बोलोगे 3 पर मीटर क्यूब। अब 3 पर मीटर क्यूब कहां से यूनिट हुई, 3 तो वैल्यू ही चाहे, चलो साथ में यूनिट पर मीटर क्यूब के साथ ऐसा भी होना चाहिए क्या चीज, अगर ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप कह दोगे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर क्यूब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मीटर क्यूब है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो यूनिट पर मीटर क्यूब होगी, जिस अमाउंट की बात करो उतना, वो जो भी ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है उसका अमाउंट तो आ जाएगा और उसकी यूनिट आ जाएगी फलानी चीज पर मीटर क्यूब। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आता है। आपसे अगर मैं पूछूं तो स्पेस का कोई पॉइंट होगा क्या जहां पर डाइवर्जेंस 0 है? नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां पर इसका डाइवर्जेंस 0 हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डाइवर्जेंस अब कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिस में आ गया ना। सिंपल सी बात है, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ क्या क्या चीजें उनके डिफरेंशियल करके और जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने हैं हमें। अच्छा, अगर यहां से ये समझ में आ गया हो तो अब आगे के क्वेश्चंस में जाकर के मैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वाला मैं बताऊं, आपको याद दिलाऊं, उससे पहले बेटर ये होगा कि आपने अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में देख करके रिवाइज कर लें, आपको याद रहने चाहिए। और ऐसे याद करें कि ना केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बल्कि आगे तक हमेशा के लिए याद रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम हमारे पास डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ही है। 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये तो पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके ही हैं, हम कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स बिल्डअप करने वाले हैं, जो पहले हमने कंसेप्ट सीखे हैं उनसे घुला मिला करके माइंड में डालने वाले हैं हम कुछ चीजें इस क्वेश्चन के साथ, तो ध्यान से समझिएगा। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है अगर हमें डेल डॉट ए, तो सीधी सी बात है, याद आई गया होगा आपको, ये आई कैप के साथ है, सॉरी यहाँ पर आई कैप है, जो भी आई कैप के साथ है उसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है 4x, प्लस जो भी जे कैप के साथ है उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है 3, प्लस जो भी के कैप के साथ है उसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है 3z²। अब ये डाइवर्जेंस डेल डॉट ए 2 अलग अलग पॉइंट्स पर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इज 0 0 0 0 0 0 पॉइंट पर तो डाइवर्जेंस हमेशा 0 होना चाहिए ना, नहीं, अगर x का y का और z का प्योर फंक्शन हुआ तो x भी 0, y भी 0 और z भी 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट आ रहा हो तब तो 0 नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पुट करें 0 प्लस ये 3 तो ही रहेगा ना हमेशा, प्लस 0 में से 3 बन के आ रहा है, नॉन 0 आ रहा है, 0 0 0 पर डाइवर्जेंस 0 नहीं है। डेल डॉट ए अगर एक दूसरा पॉइंट है 1 - 2 1, इस पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, y का वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है, केवल x और z पर डिपेंड कर रहा है, ये 3 तो फिक्स रहना है, z इज 1 6, ये हो गया 7 + 6 13। अच्छा, मींस डाइवर्जेंस एक जैसा हो जैसे पिछले क्वेश्चन में था, क्योंकि x y z का फंक्शन नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट हो सकता है x y z का फंक्शन होता। तो कुछ पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज भी हो सकती है ना जहां पर रिजल्ट 0 ही बनकर के आ जाए, बिल्कुल हो सकती हैं।
जेड का तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव या नेगेटिव हो वैल्यू स्क्वायर है, ये तो कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन x की कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इससे जो पॉजिटिव मिल रहा है और इससे जो पॉजिटिव मिल रहा है उसको ये कैंसिल आउट कर दे, तो रिजल्ट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल करके जीरो भी हो सकता है। उन पॉइंट्स पर उस x की वैल्यू पर डाइवर्जेंस जीरो होगा, तो क्या हम कह सकते हैं उस पॉइंट के लिए वेक्टर डाइवर्जेंस लेस है? गलत सोच रहे हैं अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो। किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस जीरो होने पर हम वेक्टर को डाइवर्जेंस लेस नहीं बोलते थे, बल्कि हर एक पॉइंट पे डाइवर्जेंस अगर जीरो तो ऐसे वेक्टर को हम डाइवर्जेंस लेस बोल सकते थे। जैसे अगर आपको वेक्टर दिया जाए 2y² i कैप प्लस 3xz j कैप प्लस 2yx k कैप, अब इसका डाइवर्जेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या होगा? इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना होता है ना, ये मत देखिएगा y है तो y के रेस्पेक्ट में करें, जो i कैप के साथ है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। यहां पर x है ही नहीं, कांस्टेंट है, डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे z है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो क्या हर एक पॉइंट पर कुछ भी आप कोऑर्डिनेट पुट करें जीरो ही बनेगा? ऐसे वेक्टर को हम बोल सकते हैं एट ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द स्पेस डाइवर्जेंस विल बी जीरो, सो इन दैट केस द वेक्टर इज डाइवर्जेंस लेस। हालांकि यहां पर इस वाले केस में किसी पॉइंट पर जीरो होता था, किसी पर 3 था, किसी पर 13 पर, किसी पर जीरो भी हो रहा होगा, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं। तो किसी पॉइंट पर जीरो होने से डाइवर्जेंस नहीं बोलते, हर पॉइंट पर डाइवर्जेंस जीरो होने पर हम बोलते हैं डाइवर्जेंस लेस। इसके लिए हम बोल सकते हैं वेक्टर इज डाइवर्जेंस लेस, या डाइवर्जेंस लेस का दूसरा नेम और क्या होता था भूल गए हैं अगर हम? मेमोरी वीक नहीं है हमारी, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि हमारी मेमोरी वीक नहीं है, ऐसा मत समझिएगा मेमोरी वीक है इसलिए बोल गए। कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया। मैंने बोला था ये वर्ड याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगी। अगर कोई बात नहीं अभी तक याद नहीं था, आगे से याद रखना है। डाइवर्जेंस लेस होना बोले तो सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है, ऐसा बोल सकते हो इस वाले वेक्टर के लिए। अब याद रखिएगा, और याद रखिएगा का मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें कि हमें अब याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं आगे का कुछ कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन बाय दिस वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट। वेक्टर को देख करके समझ में आ रहा है कार्टेशियन, और कार्टेशियन का डाइवर्जेंस तो कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में आ ही गया है, अब हमने क्वेश्चन कर ही लिया है। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस डेल डॉट वी इक्वल टू इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 5y प्लस इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 4y प्लस इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 6yz। हमें ये डाइवर्जेंस भी एक स्पेशल पॉइंट पर पूछा है, स्पेशल पॉइंट इज 1 1 1। क्या हो जाएगा? 5 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 6 × 1 × 1 में से हो जाएगा 15। ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। अब डाइवर्जेंस डायरेक्ट पूछने से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड तो बहुत सिंपली कर दोगे आप, प्रैक्टिस में आ ही गया है ना। थोड़ा सा अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने चाहिए अगर कार्टेशियन में डिस्कस करें, कार्टेशियन तो क्लियर है। चलिए बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आप अगला प्रॉब्लम है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन विद डेटा मोड जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है k r⁴n वेयर r² इक्वल टू दिस एंड k इज कांस्टेंट। k तो कांस्टेंट है, r⁴n में जो r है उसका स्क्वायर ऐसा है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच डेल डॉट a इक्वल टू 0। अब हमें डाइवर्जेंस नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होने के लिए n की कंडीशन क्या होती है ये पूछा है। तो ये डाइवर्जेंस का ही प्रॉब्लम है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके 0 के इक्वेट करें तो शायद ये n की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ पाए। अच्छा, हमें जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है उसकी वेक्टर ही नहीं दे रखा, वो तो ए वेक्टर दे ही नहीं रखा, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो दे रखी है और उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। वेक्टर होता क्या है? कोई वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है। ये समझा आपने बेसिक वेक्टर कैलकुलस का जो लेक्चर है उसमें। तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, वेक्टर की डायरेक्शन भी दे रखी है। क्या दे रखा है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो दे रखा है k × r⁴n और डायरेक्शन क्या दे रखी है? रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन।
क्या मतलब समझ में आता है इसका? अगर ओरिजिन है, उस ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड, ओरिजिन से ऐसे बाहर निकले हम, ऐसे बाहर निकले, ऐसे बाहर निकले, उसी को तो हम बोलते थे रेडियली आउटवर्ड। और ऐसे मतलब केवल इस डायरेक्शन में बाहर निकले सकते हो तब तो हम बोलेंगे ए एक्स कैप, केवल इसमें निकल सकते हो तो हम बोलेंगे ए जेड कैप, या इसमें निकल सकते हो तो हम बोलेंगे ए वाई कैप। लेकिन अगर ऐसे जाएं तो भी रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे जाएं तो भी रेडियली आउटवर्ड है। तो आप कह सकते हो एक पॉइंट से इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन जो होती थी वो तो कार्टेशियन तो नहीं, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ओरिजिन से बाहर की तरफ आते हुए डायरेक्शन मींस स्फीयर का आर की इंक्रीज की डायरेक्शन होती थी। भाई मैं ऐसे आऊंगा तो आर बढ़ता जाएगा ना, स्फीयर का रेडियस बढ़ता जाएगा, तो ये ए आर कैप डायरेक्शन होती थी। तो जो डायरेक्शन है वो ए आर कैप है। आपको डायरेक्ट नहीं बोली, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अगर अच्छे से समझे हुए हैं तो आपको सीधी सी बात समझ में आ जाएगा। ओरिजिन से बाहर निकलती डायरेक्शन मींस ए आर कैप। वेक्टर बन गया तो वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो के इक्वेट करने पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, वो सॉरी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो अब हमें इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है और समझ में आ गया वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो याद आ रहा होगा डेल बाय डेल आर ऑफ ए आर सीधे सीधे नहीं आता है, बल्कि जो आपका डेल ऑपरेटर होता है उसमें डेल बाय डेल आर ए आर प्लस आप ये देखते हो इसके अलावा आर कहां पर आ रहा है, तो याद आ रहा होगा इधर 1/r आता था, इधर 1/r sin थीटा में आर आता था, इसलिए आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ये हमने समझ लिया था ना अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करने डाइवर्जेंस, इससे पिछले लेक्चर में, तो याद रहना चाहिए अब हमें, ठीक है। प्लस नेक्स्ट 1/r तो आता ही आता था, डेल बाय डेल थीटा करते थे ए थीटा के साथ, क्योंकि साइन थीटा एक्स्ट्रा डिवाइड में आ रहा होता था अगली टर्म में, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड ऐसा करते थे। प्लस 1/r साइन थीटा तो आता ही आता था, डेल बाय डेल फाई ऑफ ए फाई ऐसा करते थे। अब हमारा जो वेक्टर है उस वेक्टर में देखें तो ए आर कैप के साथ जो आ रहा है वो ए आर है, ए थीटा कैप के साथ कुछ भी नहीं आ रहा है, ए फाई कैप के साथ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप जीरो मान सकते हो ना। तो ये टर्म तो जीरो है, ए आर और ए फाई दोनों जीरो हैं, तो ये तो सीधे सीधे जीरो बन जाएगी, केवल ये टर्म रह जाएगी। तो क्या बनेगी आर स्क्वायर इंटू दिस, ठीक है। तो ये बनेगा 1/r स्क्वायर तो बाहर है, डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू दिस तो हो जाएगा के इंटू आर की टोटल पावर n+2। और अगर आप ये कैलकुलेट करोगे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, के तो कांस्टेंट बोला हुआ है उसने, तो के तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर है ही, इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो n+2 और r की पावर n+2 से एक कम होकर के रह जाएगी n+1। आर स्क्वायर डिवाइड में आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो k इंटू n+2, r की टोटल पावर जाएगी n+2 में से 2 कम करोगे तो n-2। ये आया डेल डॉट ए। अब हमें कंडीशन क्या दी थी कि ये डाइवर्जेंस जीरो होने के लिए n क्या होना चाहिए, तो आप अगर इस डाइवर्जेंस को जीरो पुट करते हो, डेल डॉट ए को जीरो पुट करते हो, तो इसका मतलब आपको k इंटू n+2 r की पावर n-1 को भी जीरो बोलना पड़ेगा। ये जीरो कब हो सकता है रिजल्ट, जब या तो k जीरो हो। अगर k जीरो हो गया तो क्या हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा, फिर तो वेक्टर ही नहीं रहेगा, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर का डाइवर्जेंस तो जीरो होता ही है, उसमें फिर एक्स्ट्रा कोई बात थोड़ी रहती, k जीरो नहीं ले सकते इसका मतलब। या ऐसा हो सकता है कि r जीरो का पावर कुछ जीरो बनता है, लेकिन r जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जीरो होना। तो हम वेक्टर तो कुछ ना कुछ लेके चल रहे हैं, तो जीरो वेक्टर हो नहीं सकता, इसलिए आर जीरो नहीं कह सकते आप, के जीरो नहीं कह सकते। तो अब आपके पास ओनली एक ही चॉइस रह गई कि n+2 जीरो हो तो ये जीरो बन सकता है डेल डॉट ए, और n+2 जीरो मीन्स n = -2। हमसे n का कंडीशन ही तो पूछा था, तो n का वैल्यू क्या बनकर के आ जा रहा है, -2। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम है डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इज, हमने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, डाइवर्जेंस फाइंड करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बहुत प्रैक्टिस हो गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली, कर लेते हैं आराम से। डाइवर्जेंस फाइंड करना है हमें वी का, डेल डॉट वी वेक्टर, जो भी आई कैप के साथ है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, माइनस तो बाहर आई, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो यहाँ पे इसके साथ जो मल्टीपल हो रहा है वो खुद एक्स का फंक्शन है, u इंटू वी से होगा, एक्स कांस्टेंट, कॉस एक्स वाई का डिफरेंशियल, कॉस का डिफरेंशियल साइन एक्स वाई विद नेगेटिव,
बट यहाँ पे x नहीं है बल्कि x का फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो y और आ जाएगा। अभी मैंने इसका क्या है, अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और x का डिफरेंशियल मीन्स 1 प्लस x का डिफरेंशियल 1, ये पूरे का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दिया हमने, प्लस इसका y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल, वही u इंटू वी से हो जाएगा y, cos का डिफरेंशियल sin एक्स वाई विद नेगेटिव, एक्स वाई का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में x आएगा तो y पहले से था एक्स वाई। अभी इसका हुआ है नेक्स्ट, ये एज कांस्टेंट रहेगा ये, और इसका डिफरेंशियल cos एक्स वाई, y का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में 0 प्लस z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, ये साइन एंगल में पूरा नहीं है, केवल साइन जेड स्क्वायर अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में 0, साइन का डिफरेंशियल कॉस जेड स्क्वायर, बट ये जेड नहीं है बल्कि जेड स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेन रूल आता होगा ना 2z। अब यहां पर कोई टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही है क्या, देखते हैं, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, इसलिए दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। cos एक्स वाई विद नेगेटिव, cos एक्स वाई विद पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2z cos जेड स्क्वायर ये रहेगा यहाँ, तो ऐसा भी एक ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे -1 ये तो रहने वाला है ना, ये होना चाहिए करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, ए नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा, तो आप ये डी वाला जो है नन ऑफ दीज, ये कहोगे डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डी वेक्टर में दे रखा है, कार्टेशियन में ही है, then the value of closed surface integral d dot ds where s is the surface of the cube defined as this। आप बोलोगे ये तो वेक्टर इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, और वेक्टर इंटीग्रल भी कौन सा वाला वेक्टर इंटीग्रल करना है हमें, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, जिसका मतलब होता था नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो यहीं पर कोई इसी क्वेश्चन में सेम अगर ये पूछता, इफ डी वेक्टर इक्वल टू दिस देन total outward flux from surface of a cube defined as this, एक ही बात होती, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछे या क्लोज सरफेस इंटीग्रल पूछे, एक ही बात है। हमारे माइंड में क्लिक करेगा, हमें वेक्टर इंटीग्रल करना तो सीखा ही हमने, काफी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, एक और क्वेश्चन मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, करने बैठ जाएंगे हम। चलिए करते हैं, हमें क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करना है, तो पहले देख लें किस क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल करना है। हमें क्यूब दे रखा है और इस क्यूब के बारे में गिवन है कि इस क्यूब के लिए x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है, y की वैल्यू भी 0 से लेकर के 1 के बीच में है, और z की वैल्यू भी 0 से लेकर 1 के बीच में, ऐसा कुछ क्यूब है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कुछ होगा ये क्यों, x में 0 से 1 के बीच में, y में 0 से 1 के बीच में, z में 0 से 1 के बीच में, इस क्यूब के किसी एक सरफेस के लिए नहीं बल्कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करना है। तो यहां पर इसके तो 6 सरफेस हो गए, इसलिए आप ऐसे कह सकते हो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल d डॉट ds को हम ब्रेक कर देंगे, टॉप वाले सरफेस, बॉटम वाले सरफेस, लेफ्ट साइड वाले सरफेस, राइट साइड वाला सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस एंड बैक वाला सरफेस, ऐसा ब्रेक कर देंगे। 6 सरफेस है, 6 इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे। हालांकि अगर हमारे माइंड में कुछ और ऐसी एक अच्छी सी चीज और नहीं क्लिक करती है, क्या है वो अच्छी चीज, कुछ के माइंड में क्लिक नहीं कर रही होगी, तो हम ऐसे करने बैठ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेंथी हो जाएगा प्रॉब्लम हमारे लिए। क्या करने होंगे, मैं 6 इंटीग्रल करने होंगे। जैसे मैं मान लो सबसे पहले फर्स्ट वाले इंटीग्रल की बात करूं, टॉप वाले, तो टॉप वाला जो सरफेस है उस सरफेस के ds वेक्टर की डायरेक्शन az डायरेक्शन में होगी ना, az डायरेक्शन में होगी, तो आप d वेक्टर जो होगा उसके साथ अगर az डायरेक्शन में ds समझे तो याद रखो dl का az के अलावा वाले कंपोनेंट मींस dx dy az कैप ऐसा करना होगा। d वेक्टर ये रहा, इसको समथिंग az कैप के साथ कर रहे हो तो ay कैप az ax कैप वाले पार्ट तो 0 केवल az कैप मींस ऐसा हो जाएगा zx, मतलब इसको जब डॉट प्रोडक्ट करोगे dx dy,
जब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, z मस्ट बी कांस्टेंट। आपको इस टॉप वाले सरफेस में समझ में आ रहा होगा, यहाँ z की फिक्स वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पर z तो 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे होंगे, x इस सरफेस पे अगर बात करें तो x यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहे हैं ना इस ऊपर टॉप वाले सरफेस में, तो x 0 से लेके 1 की लिमिट में पुट कर दोगे। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे तो y यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहा है, मींस y भी 0 से 1 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लोगे। ऐसे एक फर्स्ट इंटीग्रल आएगा, फिर सेकंड भी, फिर थर्ड भी, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 इंटीग्रेशंस करने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लो आप बॉटम वाले के लिए करने बैठते तो फर्क ये होता कि बस बॉटम वाले के लिए z 1 ना होकर के z क्या हो जाता, 0 हो जाता। रहती तो डायरेक्शन a z कैप में या माइनस a z कैप में, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ और लिख देते हैं इसको आप, डायरेक्शन जो है वो माइनस a z कैप में बनती क्योंकि ds की। ऐसा करके फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट सबके लिए कर लोगे आप, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में आ जाती है डाइवर्जेंस थ्योरम, आपको याद आ रहा होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल अगर किसी वेक्टर का होता है, देन दैट क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, भाई क्लोज सरफेस से एक वॉल्यूम बनता है ना, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होगा। वॉल्यूम इंटीग्रल किसका होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल किसी स्केलर का होता है, और वो स्केलर क्या होगा, इस वेक्टर के डाइवर्जेंस का। याद आ रहा है डाइवर्जेंस थ्योरम? तो आपको 6 इंटीग्रेशंस करने के बजाय एक वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा, सिंगल इंटीग्रल। हालांकि बात यह है कि सरफेस इंटीग्रल जो होंगे 6 वो दो सेकंड ऑर्डर के होंगे, बट वॉल्यूम इंटीग्रल थर्ड ऑर्डर का होगा तो कोई बात नहीं, 2 बार डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल कर लेंगे। एक्स और वाई का कर रहे थे जैसे इसमें, तो एक तीसरे का जेड का और कर देंगे, जेड के रेस्पेक्ट में और कर देंगे। तो ये आई थिंक बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें ऐसा करने की बजाय समझ में आ गया होगा, हमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना चाहिए। तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर। तो हमारे माइंड में क्लिक कर गया, चलिए फाइनली क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम चेंज कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में ऑफ डेल डॉट डीवी फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अब हमें अगर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है तो वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, लेकिन इस डी का नहीं करना बल्कि इसके डाइवर्जेंस का करना है। तो पहले डाइवर्जेंस फाइंड करना होगा। डाइवर्जेंस डेल डॉट डी अगर फाइंड करें, समझ ही चुके आप, हम आई कैप के साथ जो रहा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बन जाएगा डेल डॉट डी। तो आप डेल डॉट डी का वैल्यू अब आ ही चुका है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारा सब कुछ हमारा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीवी होता था dx dy dz। अब हमारे जिस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं उसमें जब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे तो x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 1। तो सबसे पहले मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करूं तो ये बनेगा x² 2 प्लस xy प्लस xz, और x की लिमिट 0 to 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन केवल x के रेस्पेक्ट में नहीं करना, हमें y और z के रेस्पेक्ट में भी करना था, इसलिए जो रिजल्ट आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना बचा रह जाएगा। अभी x की लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1 - 0 ये y बना रह जाएगा और ये z बन रह जाएगा। तो 1/2 प्लस y प्लस z का इंटीग्रल करना है अभी हमें y और z के रेस्पेक्ट में। अब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगे तो ये बनेगा y/2, y की 0 से 1 लिमिट पुट करेंगे। अब तो सिंपल है, पुट करके साथ साथ में करता चल रहा हूँ। y और y की 0 से 1 पुट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1/2। y² 2 0 से 1 पुट करोगे तो 1² 2 प्लस 0² 2 मीन्स 1/2। z इंटू वाई, y की 0 to 1 पुट करोगे z। अब इसका z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल और करना है। इसका z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे अगर तो z/2, z की लिमिट वही 0 to 1 है, z भी तो 1/2, z/2 वही लिमिट 0 to 1 है, 1/2 प्लस z² 2 में z 0 to 1 पुट करोगे 1/2। ये रिजल्ट ओवरऑल बन जाएगा 3/2 मीन्स 1.5। तो 1.5 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, 1.5, ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज यहाँ क्लियर हुआ होगा अब आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिंपल सा जो डाइवर्जेंस थ्योरम थी उसी का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कौन से ऑप्शंस गलत है वो हटाएंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम तो खैर याद ही होगी हमें, क्यों गलत है ये समझते हुए हटाएंगे। गिवन द वेक्टर फील्ड f वेक्टर देन द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट। डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो रहा हो तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो सकता है, उस वेक्टर के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो सकता है, लेकिन डाइवर्जेंस का, कर्ल का नहीं,
गलत है इसलिए। अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो रहा हो, लेकिन क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल तो डॉट प्रोडक्ट से होता है ना, याद आ रहा होगा, रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल एक स्केलर बनता है लेकिन ये वेक्टर, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल ही नहीं है। इसके केस में आप नहीं कह सकते कि डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी। डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई हो रही है और वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होगी। किसका वॉल्यूम इंटीग्रल? डाइवर्जेंस का। देखिए डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल हो रहा है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होगा, लेकिन यहां पर तो एफ क्रॉस कर रहा है तो ये वैसे ही गलत हो गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की और हमने सारी प्रॉब्लम्स अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किए। अगले लेक्चर में इसी के प्रॉब्लम सीरीज का इसी का सेकंड लेक्चर जो होगा, सेकंड पार्ट में हम बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में और थोड़ा सा डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना याद तो आ रहा होगा ना अब हमें। अगर याद भी नहीं हो रहा है तो अगला लेक्चर देखने से पहले आपके माइंड में होने चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले मैं बताऊं तब याद नहीं आना चाहिए। तो अगली लेक्चर में मिलते हैं हम इसके डाइवर्जेंस के सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।